नमस्कार। हिंदी विषयक इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट पहचान रखने वाले, कविता को एक नई रीति प्रदान करने वाले रचनाकार बिहारी पर। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्हें लक्षण ग्रंथों को मनोमस्तिष्क में रखकर, यानी रीति का विधिवत ज्ञान हासिल होने पर भी निरूपण काव्य न लिखकर, यानी लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्ष्य ग्रंथ के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देने वाले विलक्षण कवि के रूप में जाना जाता है। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी जिसे हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। सतसई का अर्थ 700 दोहों, छंदों, पदों आदि के रूप में होता है। इस 700 की संख्या से निबद्ध रचना के सृजन की एक सुदीर्घ, एक सशक्त परंपरा संस्कृत साहित्य से भी मिलती है। दुर्गा सप्तशती, नीति सप्तशती, नीति सतसई, श्रृंगार सतसई, इस तरह की रचनाएं हमें परंपरा से प्राप्त होती हैं। यह संख्याबद्धता के आधार पर साहित्य सृजन की परंपरा हिंदी में भी आई। जैसे शतक प्रचुर मात्रा में लिखे गए, दृग शतक, श्रृंगार शतक, आधुनिक युग में रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा। इसी तरह बावनी, शिवा बावनी, चालीसा बहुत सारी लिखी गई। हनुमान चालीसा हम सब जानते हैं, दुर्गा चालीसा हम सब जानते हैं। दशक भी, छत्रसाल दशक। इस तरह संख्या को केंद्र में रखकर रचना करने वाले संस्कृत, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में बहुत से रचनाकार हमें मिलते हैं। मध्यकाल में भी यदि सतसइयों की गणना करें तो भक्तिकाल, रीतिकाल में बहुत से कवि, और आधुनिक युग में भी बहुत से कवि सतसई सृजन तो करते हैं। तुलसी ने भी, मथिराम ने भी, रहीम ने, वृंद ने, इसी तरह बहुत से रचनाकार हैं। बिहारी की सतसई भी उसी परंपरा में आती है। बिहारी छंदशास्त्र का सबसे मारक और छोटा छंद दोहा है, और दोहों में ही इस पूरी रचना का सृजन करते हैं। कहीं 716 दोहों की चर्चा होती है, कहीं 713 दोहों की चर्चा होती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो आधुनिक काल के बड़े प्रतिष्ठित कवि भी हैं, चिंतक विचारक भी हैं, गद्यकार भी हैं, उन्होंने ब्रजभाषा के अधिकार का परिचय देते हुए बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई का संपादन किया, चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन माना जाता है। बिहारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, ये कला अगर किसी को देखनी है तो वो बिहारी की सतसई में देख सकता है। शास्त्र यह भी कहता है कि विस्तार से कहना सरल है, लेकिन कम शब्दों में, और वह भी छंदबद्ध पद्धति से, इस तरह की काव्य कौशल की या काव्याभिव्यक्ति की कला, ये बिहारी के पास अन्य कवियों की तुलना में नितांत नई है, विलक्षण है, अद्भुत है। इसलिए यह भी कहा गया कि सतसैया के दोहरे
ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। नावक एक योद्धा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। युद्ध के मैदान में परंपरा से हम अपनी युद्ध परिपाटी पर दृष्टि डालें तो वह आज से नितांत भिन्न पद्धति और परिपाटी थी। उसके भी अपने कुछ नियम, अपने कुछ कानून, अपना कोई अनुशासन था। आमने सामने समयबद्ध तरीके से युद्ध हुआ करते थे। पक्ष विपक्ष दोनों सेनाएं जब आमने सामने होती थीं तो तीरों से, भालों से, बर्छी से, ये जो हथियार हैं इनसे प्रहार और आक्रमण होते थे। इन्हीं से अस्त्र शस्त्र रक्षा भी की जाती थी। इसी प्रकार के उपकरणों को, अस्त्रों शस्त्रों को युद्ध विषयक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया भी गया है। 4 प्रकार की सेनाएं होती थीं, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। ये जो आजकल परमाणु शक्तियों का या दूर से तबाही मचाने वाले तमाम तरह के उपकरणों और शस्त्रों का वर्णन मिलता है, ये उस समय नहीं था। इसलिए जो नावक होते थे यानी योद्धा होते थे, जब शत्रु सेना पर, किसी सेना के व्यक्ति पर, किसी सेनानी पर प्रहार करते थे तो तीर से प्रहार किया जाता था आमने सामने। और तीर बड़े नोकीले होते थे लेकिन छोटे होते थे। उनकी नोक को विष में डुबो लिया जाता था और फिर प्रहार किया जाता था। तो जो तीर जब सामने खड़े हुए या सामने की सेना में खड़े हुए किसी सेनानी के शरीर पर, उसके देह पर प्रहार करता था तो उसकी जो नोक है, पैनी है, तीखी है, जिसे विष में बुझोया गया है, डुबोया गया है, वह उसके शरीर पर लगती थी तो उसके शरीर में उस विष का प्रवेश कराती थी। परिणामतः उसका अंत होता था। तो नावक शब्द जो है वो बहुत सटीक, बड़ा सार्थक शब्द है। देखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। इसलिए बिहारी की सतसई और सतसई के दोहे, सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। देखने में भले ही छोटे प्रतीत होते हो लेकिन उनका जो घाव है वो बड़ा गहरा होता है। बिहारी को वाग विदग्धता का कवि भी कहा गया है। वाग माने वाणी, और उनका जो शब्द चयन है, उनका जो शब्द विन्यास है, उनकी जो पद रचना है, वह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे अंदर से धधकती हुई अग्नि और उसके शोले उनको अपने भीतर लिए हुए हैं। एक ही शब्द अनेक अर्थों के साथ, श्लिष्ट सौंदर्य के साथ, आलंकारिक सौंदर्य के साथ कविता में प्रयोग में आता है। यह कला, यह तकनीक बिहारी की भाषा विषयक विद्वत्ता का, भाषा विषयक ज्ञान और जानकारी का द्योतक बनकर हमारे सामने आती है। इसलिए ब्रजभाषा पर और उस समय प्रचलित अन्य भाषाओं की शब्द संपदा पर बिहारी अपना अधिकार रखते हैं। कहीं पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, ब्रज, तमाम तरह की उस समय की भाषाएं, उनकी शब्दावली, शब्द संपदा, उनका अपेक्षा अनुसार बहुत सटीक और सार्थक प्रयोग वो अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। इसीलिए बिहारी के बारे में कहा जाता है कि एक नई रीति दैव ने
बिहारी को एक नई रीति के कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बिहारी का एक बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा चर्चित, बड़ा मोहक दोहा है, सार्थक दोहा है। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जुड़त चतुर चित प्रीति। यानी कार्य और कारण संबंध, कारण कहीं होता है, कार्य कहीं होता है। तो दृग उर्जत टूटत कुटुंब, नायक और नायिका के दृग आपस में, नेत्र आपस में मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर दोनों के परिवारों पर हो रहा है। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति। तो कार्य कहीं, कारण कहीं, इस बात को बिहारी ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया। परति गांठ दुर्जन ही है, और इसके बाद हृदय में जो टीस पैदा हो रही है, गांठ बन रही है, वो दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है। दई दई नई यह रीति, विधाता ने ये एक नई रीति पैदा की कि कारण कहीं, कार्य कहीं। तो उसी आधार पर हम बिहारी को एक नई रीति के कवि के रूप में देखते हैं। रीतिकाल के काव्य को हम रीतिबद्ध, यानी रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य, इस रूप में विभक्त करते रहे। रीति कवियों ने निरूपण साहित्य का सृजन किया, लक्षण, उदाहरण आदि संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का गहन चिंतन, मनन, अध्ययन किया और उसके आधार पर ब्रज भाषा में शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया। मूलतः वो कवि शिक्षक की भूमिका में जब उनको आना पड़ा, आश्रयदाताओं को, राजा महाराजाओं को कविता लिखनी सिखानी पड़ी, उनके आग्रह का मान रखना पड़ा, तो फिर संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों को भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ या उसके बाद तक के मौलिक उद्भावक आचार्यों को या व्याख्याता आचार्यों को संस्कृत के उन्होंने पढ़ा और उनके आधार पर रस निरूपण के, अलंकार निरूपण के, रीति विषयक, ध्वनि विषयक, तमाम तरह के नायक नायिका भेद विषयक, सौंदर्य विषयक इन ग्रंथों का लक्षण उदाहरण के साथ विवेचन किया, वर्णन किया, जिससे आश्रय में रहने वाले इन कवियों की इस कवि शिक्षक विषयक भूमिका ने बहुत से मध्यकाल के कवियों को भी, आश्रयदाताओं को भी कवि बनने का मार्ग प्रशस्त किया। तो रीतिकाल के कवियों की श्रेणी में कवि बिहारी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जयपुर के नरेश राजा जयसिंह के दरबार में आश्रित थे बिहारी, और उन्होंने दरबार में रहकर राजा की अभिरुचि का ध्यान रखते हुए उसे अवसरानुकूल, समयानुकूल सचेत भी किया, जागरूक भी किया, दायित्व विमुख होते देखकर दायित्व का बोध भी कराया, उसका मनोरंजन भी किया, उसकी प्रशस्ति भी की। इस तरह बिहारी ने एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया और उनके इस स्थान को प्राप्त करने का अगर श्रेय किसी विषय को जाता है, किसी वस्तु को जाता है, तो वह है उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई। बिहारी ने रीति ग्रंथकारों की प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया, बल्कि सतसई का निर्माण करते समय, सतसई लेखन करते समय उन्होंने रीति ग्रंथों को पढ़ा, रीति क्या है, निरूपण क्या है, लक्षण क्या है, अलंकार, ध्वनि, रस, ये सब का ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया। किंतु वो लक्षणों के फेर में नहीं पड़े और उन्होंने केवल उदाहरण पक्ष पर, यानी दोहों में लक्ष्य ग्रंथ का सृजन किया। इसीलिए उन्हें रीतिकाल का, मध्यकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध कवि माना भी गया।
मध्यकाल के अनेक कवि, प्राचीन युग के अनेक कवियों के विषय में आज भी यह ज्ञात नहीं हो पाया कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उनके परिवार आदि की बहुत प्रामाणिक जानकारी बहुत से रचनाकारों की अभी भी अनुपलब्ध है। बिहारी के जन्म को लेकर, उनके रचनाकाल को लेकर हिंदी के मूर्धन्य आचार्य, प्रतिष्ठित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का जन्म संवत 1660 माना और कवि बिहारी की मृत्यु का समय पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने संवत 1720 माना। किंतु रीतिकाल के प्रकांड विद्वान देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे रीतिकाल पर, मध्यकाल पर, काव्यशास्त्र पर बड़ी संख्या में ग्रंथ सृजन करने वाले, चिंतन मनन करने वाले डॉक्टर नगेंद्र ने कवि बिहारी का जन्म संवत 1652 को ही स्वीकार किया और मृत्यु का समय उन्होंने पंडित रामनरेश त्रिपाठी वाला ही स्वीकार कर लिया। इसलिए अधिकांशतः डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताई गई समय सीमा को ही अब साहित्य के इतिहास में स्वीकार कर लिया जाता है। ग्वालियर के निकट बिहारी का जन्म स्थान, जिसे बसुआ या गोविंदपुर गांव के रूप में जाना जाता है, वह माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि वसुआ गोविंदपुर गांव के कवि बिहारी के जो बहन के पुत्र थे, भांजे कुलपति मिश्र को भेंट स्वरूप मिला था वो गांव, इसलिए यह स्थान कवि बिहारी का जन्म स्थान प्रतीत नहीं होता, लगता नहीं। ग्वालियर के संदर्भ में अधिक प्रमाण मिले थे, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने ग्वालियर को ही इनकी जन्मभूमि स्वीकार किया। कवि बिहारी के संदर्भ में यह भी माना जाता है कि उनका गोत्र धौम्य था और वह सोती घरवारी माथुर चौबे ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव राव या केशव राय बताया जाता है, जो निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य भी थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था और अपने यौवन काल में, युवा अवस्था में ये वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में ही इनका विवाह ब्राह्मण परिवार की एक कन्या के साथ हो गया था। कवि बिहारी ने अपने पिता से ही संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के ग्रंथों का अध्ययन करना सीखा, पढ़ना सीखा और वृंदावन में उन्होंने फारसी काव्य का सफल अध्ययन भी किया था। यही कारण है कि बिहारी के दोहों में, सतसई में अनेक स्थलों पर पर्शियन यानी फारसी के शब्दों का प्रयोग रचनात्मक रूप में मिलता भी है। ऐसा भी बिहारी के संदर्भ में माना जाता है कि एक बार जब शाहजहां वृंदावन पहुंचे थे, तब कवि बिहारी ने अपनी कविता से शाहजहां को प्रसन्न किया था। शाहजहां ने प्रसन्न होकर कवि बिहारी को आगरा ले जाने का प्रस्ताव रखा और आगरा में ये काव्य पाठ के अवसर पर कवि बिहारी की भेंट राजा जयसिंह से हो गई थी। राजा जयसिंह उनकी काव्य प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि बिहारी की वार्षिक वृत्ति निर्धारित कर उन्हें दरबार में आश्रय देकर दरबारी कवि का दर्जा दिया था। इस तरह राजा जयसिंह से उनके यानी कविवर बिहारी लाल के संबंध प्रगाढ़ हो गए। कवि बिहारी अधिकांश समय जयपुर में ही रहे और कवि बिहारी जब एक बार अपनी वार्षिक वृत्ति लेने आमेर के किले में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेमपाश में पूर्ण रूप से बंध गए थे। अब एक राजा यदि प्रेमपाश में बंध जाए तो प्रजा की और राज्य के प्रति राजधर्म की उपेक्षा होती है, क्योंकि राजा तो वही होता है जो जिसकी चर्चा तुलसी ने की, मुखिया मुख सो चाहिए। तो राजा का जो धर्म है, उसका जो कर्म है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने का विचार कविवर बिहारी लाल के मन में आया। इसलिए उन्होंने
राजा जयसिंह को अपनी रानी के प्रेम पाश में निमग्न देखकर या बंधा हुआ देखकर यह कहा भी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह जिसके आश्रय में कवि बिहारी लाल रहते थे, उस राजा जयसिंह को उसके कर्तव्यों का बोध कराया, कर्तव्य पालन की ओर उन्हें उन्मुख किया, प्रेरित किया और यह बताया कि प्रकारांतर से अन्योक्ति के माध्यम से अली भंवरे को संबोधित किया। यह बड़ा साहस का काम था बिहारी का। आश्रयदाता को, राजा को दरबार में सभी की मौजूदगी में, उपस्थिति में यह बात कहना कि माना कि भंवरा रस लोलुप होता है, लंपट होता है, एक पुष्प से पराग लेकर दूसरे, दूसरे से तीसरे पर जाना, संचय और संग्रह करना, ये उसकी व्यवस्था, उसकी प्रकृति, उसकी वृत्ति भी होती है। लेकिन वो पराग कहां से लेता है? खिले हुए, विकसित हुए, प्रौढ़ अवस्था वाले पुष्पों से, कलियों से वह पराग अर्जित नहीं करता। यानी अल्पायु वाली उन नायिकाओं के प्रति आसक्त देखकर राजा जयसिंह को उस प्रेम पाश में निबद्ध होते, जकड़े हुए देखकर कवि बिहारी ने उन्हें उनके दायित्व का, उनके धर्म का, उनकी जिम्मेदारी का बोध कराया और कहा कि अभी तो जिस कली में तुम बिध गए हो, उसकी तो अभी आयु भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, अल्पायु है और तब तुम्हारा ये हर्ष है। आगे क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी, यह कहना बड़ा कठिन है। और एक ऐसी कली के प्रति, एक ऐसी नव कौपल के प्रति तुम्हारा ये झुकाव, जिसमें न तो पराग है, न माधुर्य है, न ही अभी विकसित है पूर्णतः, और तुम उसके प्रति समर्पित हो रहे हो, तो आगे का भविष्य तुम्हारा बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह राजा जयसिंह और उनकी रानी को इस प्रकार से श्रृंगार और स्नेह में निबद्ध आबद्ध देखकर कहे गए इस दोहे से ग्लानि का अनुभव हुआ। उन्हें कुछ कुछ प्रायश्चित भी हुआ। तब राजा जयसिंह ने उस दोहे के अर्थ को, भाव को समझकर कविवर बिहारी लाल को काली पहाड़ी नामक एक गांव भेंट में प्रदान किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1 लाख शर्फियां दी थी। राजा जयसिंह ने कवि बिहारी से यह भी कहा कि ऐसे और भी दोहे निर्मित करो, उनका निर्माण करो और प्रत्येक ऐसे सुंदर मारक दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने का एक सिलसिला भी प्रारंभ किया। इस तरह जयपुर में ही, जिसे आज पिंक सिटी कहा जाता है, जो अपनी स्थापत्य कला, जो अपनी निर्मिति के कारण, सौंदर्य के कारण, एक रूपता के कारण बहुत सुंदर शहर माना जाता है, उसी में कविवर बिहारी लाल रहे और उन्होंने 712 या 713 दोहों का निर्माण कर बिहारी सतसई नामक ग्रंथ बनाया। संस्कृत में बड़ी प्रसिद्ध रचना आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, नीति सतसई, ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जिनके श्लोकों का विधिवत सुंदर मारक भावानुवाद दोहों में कविवर बिहारी लाल ने किया। जो कवि की जिन दोहों को उन्होंने संस्कृत से लेकर हिंदी में अनुवाद करके या कुछ कुछ भाव ग्रहण करके, मौलिक
या नवीन बनाने का प्रयत्न किया, वो उनकी अनुवाद कला का, उनकी काव्य कला का परिचायक तो बन ही गया। और अनेक छंद उसी तरह जैसे संस्कृत में मौजूद थे, उसे ब्रजभाषा में अंतरित करने का प्रशंसनीय कार्य बिहारी लाल ने किया था। तो इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि बिहारी की काव्य रीति वास्तव में नई काव्य रीति है। विधाता ने उन्हें इस नई काव्य रीति से उपकृत किया, संपन्न किया, और हिंदी जगत की यह बड़ी प्रसिद्ध रचना बन गई। इस विषय को अभी हम यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।